हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद बी के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पहला हेडिंग सेंटेंस के बारे में समझाएंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हम कोई भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो सेंटेंस का अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे, इसके भीतर की जो जानकारी होती है उसको हम अच्छे ढंग से ले नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे परिभाषा हम आपको बोर्ड के सामने दे दिए हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स टुगेदर अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। हिंदी यदि जानना चाहते हैं तो ए सेंटेंस, एक वाक्य, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह होता है, विच, जिसे, कंटेंट्स, रखते हैं, टुगेदर, एक साथ, अकॉर्डिंग, के अनुसार, द रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर के नियमों के। अर्थात वाक्य जो होता है, सेंटेंस वाक्य जो होता है, यह शब्दों का वह समूह होता है, विच मतलब जिसे, कंटेंट्स मतलब रखते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर के नियमों के अनुसार ही शब्दों को जब रखा जाता है तो जो हमारा एक वाक्य बनता है वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि ए लाई हैज नो लेग्स। ए लाई हैज नो लेग्स। ए लाई झूठ के, हैज नो नहीं होते हैं, लेग्स मतलब पैर, झूठ के पैर नहीं होते हैं। वी मतलब हम, इट मतलब खाते हैं, सो डैट ताकि, वी मे लिव हम जीवित रह सकें। देखिए, इस संसार में हम जो भी बातें कहते हैं वह बात ही तो है सेंटेंस। इस संसार में हम जो भी एक बात निकालते हैं या जो भी एक बात लिखते हैं वही हमारा होता है सेंटेंस। तो जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उस बात में जितने भी हम शब्द प्रयोग किए रहते हैं उन शब्दों को एक क्रम वाइज बनाकर रखा जाता है या बोला जाता है या लिखा जाता है, तो वही कहलाता है द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के नियम के अनुसार ही उन शब्दों को रखा जाता है ताकि जो बात है वो हमारा शुद्ध रूप बन सके। शुद्ध रूप ही, क्योंकि ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा ही होता है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना ही हमारा कहलाता है ग्रामर। जब तक वह बात हमारा शुद्ध नहीं होता है तब तक उसको हम ग्रामर नहीं कहते हैं। तो ग्रामर में कोई भी हम भाषा लिखते हैं वह भाषा में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं बाबू, उसको जो होते हैं बिल्कुल हमें शुद्ध रूप में लिखना रहता है। और शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें ग्रामर के नियमों का प्रयोग करना बहुत जरूरी रहता है। और जब उन्हीं शब्दों को सजा कर, ग्रामर के नियमों के अनुसार सजा कर जब रखा जाता है तो वही हमारा कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस में एक वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका एक क्रम होता है कि किस शब्द को पहले रखना चाहिए, उसके बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, उसके बाद कौन सा शब्द आना चाहिए। ये सारी चीजें एक नियम के तहत ही रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी शब्द को कहीं भी उठाकर क्या करें, रख दें। जैसे इसी एग्जाम्पल में ए लाई हैज नो लेग्स, पैर के, झूठ के पैर नहीं होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो हम नो को लाई के स्थान पर रख दें, लाई को नो के स्थान पर रख दें, हैज को लेग्स के स्थान पर रख दें या लेग्स को हैज के स्थान पर रख दें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इसकी भी एक रूल्स बनाई गई है कि आखिर में ए लाई एक झूठ मतलब जो है मेरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और यह सिंपल सेंटेंस यानी साधारण रूप में है, तो इसको हम पहले ही रख सकते हैं, इसको हम बाद में या बीच में नहीं रख सकते हैं। ये मेरा ग्रामर का रूल्स कहता है। तो उम्मीद रखते होंगे कि सेंटेंस का परिभाषा आपको याद हुआ होगा कि संसार में हम जो भी एक बात कहते हैं वही मेरा होता है सेंटेंस। अब बात ये आती है कि आखिर में एक बात जब हम बोलते हैं और उस बात में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए रहते हैं, आखिर उन शब्दों को अधिक से अधिक हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वही बात बतलाई गई यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, यानी सेंटेंस के भाग में। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस,
लिखा गया है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस होता है और उनमें जो शब्द प्रयोग किए गए रहते हैं उन शब्दों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है विधेय। देखिए, एक सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कितने से भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, उस सेंटेंस को हम केवल दो ही भागों में बाबू बांट सकते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा का प्रेडिकेट। इसके सिवाय उस सेंटेंस को हम किसी भी भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो आगे हम इस बात को समझेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि हाँ एक सेंटेंस में यहीं से यहीं मेरा सब्जेक्ट है और इधर से इधर मेरा प्रेडिकेट है, हम कैसे पहचानेंगे? तो आगे जो है हम आपको बतलाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, द नेम ऑफ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। हिंदी जानना चाहेंगे तो द नेम ऑफ पर्सन, द नेम मतलब नाम, आ पर्सन मतलब व्यक्ति के, और अथवा थिंग मतलब वस्तु के। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम वी स्पीक अबाउट, हम जिसके बारे में बात करते हैं, हम जिस पर्सन के बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट, या हम जिस वस्तु के बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लिखा भी गया है इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। किसे? वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम किसके बारे में बात करते हैं? द नेम ऑफ पर्सन, या तो किसी व्यक्ति के नाम, आर थिंग, या किसी वस्तु के नाम के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी वाक्य में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या जिस वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं वह वस्तु या व्यक्ति ही आपका कहलाता है सब्जेक्ट। देखिए, किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वह उस वाक्य का प्रधान, चीफ, मुखिया होता है, क्योंकि उस वाक्य का जो भी मेरा क्रिया है वह कर्ता धर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट ही होता है। उसकी पूरी प्रधानता किसको दी जाती है? सब्जेक्ट को दी जाती है। तो यदि मेरे सामने प्रश्न ये आके खड़ा हो जाए कि सर हम कैसे पहचानेंगे, एक वाक्य मेरे सामने आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर में वही सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट की दो पहचान, कई पहचान ऐसे बतलाई जाती है। कभी कभी तो ये भी कह दी जाती है कि किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वह अक्सर वाक्य के शुरू में ही आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा 80% ही मतलब सिद्ध हो पाता है। बाकी जो होता है 20% में कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जो सब्जेक्ट बीच में भी आ जाता है, अंत में भी आ जाता है। तो इसको हम रटंतु विद्या नहीं लेंगे, मतलब नहीं रटेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे कि उस पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, खास तौर से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वही आपका होगा सब्जेक्ट। पहचान में क्या होगा? उस वाक्य में क्रिया से पहले कौन प्रश्न करिए, कौन प्रश्न करिए, या तो क्या प्रश्न करिए, कौन प्रश्न करिए या क्या प्रश्न करिए। ऐसा प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आएगा बाबू वही आपका शब्द कहलाएगा सब्जेक्ट। जो इन सारे एग्जाम्पलों के बाद मैं आपको बतलाता भी हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। लेकिन यहाँ के हिंट के बारे में समझेंगे आप लोग कि सब्जेक्ट का जो पहचान यही होता है कि एक वाक्य में कौन या क्या प्रश्न करिए और जो उत्तर में शब्द आ गया वह शब्द मेरा कहलाता है सब्जेक्ट। रही बात हमारी प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट क्या होता है इसकी परिभाषा दिया हुआ है आपके सामने कि व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट वी से व्हाट मतलब जो कुछ, वी मतलब हम, से मतलब कहते हैं अबाउट द सब्जेक्ट कर्ता के बारे में। हम कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहते हैं इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वही बात जो होता है मेरा प्रेडिकेट कहलाता है। एक वाक्य हो गया, उस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात किया जाए सब्जेक्ट,
और हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं उसकी ये बात किया जाए कि वह कर क्या रहा है, उस वाक्य में कर क्या रहा है। यदि इस चीज की बात किया जाए तो समझ में आता है कि वह होता है प्रेडिकेट। या आम भाषा में समझा जाए तो एक वाक्य में यदि मैंने सब्जेक्ट को पहचान लिया तो शेष शब्दों का जो समूह होता है, यानी जो शेष पार्ट मेरा बचता है वह शेष पार्ट ही मेरा होता है प्रेडिकेट। क्योंकि एक वाक्य तो बांटा गया है दो ही भागों में। जब मैंने सब्जेक्ट को एक साइड में कर लिया, उसको छांट लिया, तो जो शेष बचा वह सारे हमारे हो जाते हैं प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ईमानदारी, इज मतलब है, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, पॉलिसी मतलब नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी इज लव्ड, एक ईमानदार आदमी को इज लव प्यार किया जाता है बाय ऑल सभी के द्वारा। एक ईमानदार आदमी को सारे लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में देखिए कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो क्या एक अच्छी नीति है? क्या मैंने बोला कि सब्जेक्ट पहचानने की दो ही तरीका, दो ही रूल्स, या तो वाक्य में क्रिया से पहले कौन प्रश्न करिए या क्या प्रश्न करिए। जैसे कौन सबसे अच्छी नीति है? ईमानदारी। या क्या सबसे अच्छी नीति है? ईमानदारी। क्या या कौन प्रश्न करने पर जवाब में कौन आता है? ऑनेस्टी आता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट बना। तो इसको छोड़कर सी जो मेरा हुआ सब प्रेडिकेट हुआ। अगला एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी इज लव्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा प्यार किया जाता है। तो सभी के द्वारा कौन प्यार किया जाता है? एक ईमानदार आदमी है। कौन? केवल आदमी नहीं कह सकते हैं, आदमी तो कैसा है आदमी, बात ये आती है। तो आगे लिखा भी है एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार आदमी। तो ये पूरे को हम लेंगे कि एक ईमानदार आदमी इज लव्ड बाय ऑल, मतलब सभी के द्वारा प्यार किया जाता है। तो कौन? एक ईमानदार आदमी। तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। इसको छोड़कर जो शेष हुआ मेरा प्रेडिकेट हुआ। खैर आप थोड़ा भी परेशान ना हो, क्योंकि ये तो मेरा केवल एक डिफिनीशन थी, परिभाषा थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। मैं आगे वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छा खासा मैं समझाऊंगा कि आप एग्जाम्पल को देखते देखते ही पहचान लोगे कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। इस वीडियो में मैंने केवल आपको सेंटेंस के बारे में समझाया, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में समझाया। किसी के दिमाग में ये लग रहा होगा कि सर क्या ये सब पेपर में आने वाले हैं, क्या किसी कंपटीशन में आने वाले हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल आने वाले हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। सिंथेसिस अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट प्रेडिकेट का उसमें उपयोग है। हम पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल इनकी जरूरत है, क्योंकि इनकी विस्तार नहीं कर पाएंगे। पैसिव में बतलाया जाएगा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। मुझे सब्जेक्ट का पता ही नहीं, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, कैसे हम पैसिव बनाएंगे? तो सबसे पहले जरूरी है मेरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना। इनको नहीं जान पाएंगे तो ना हम पैसिव का स्टडी कर पाएंगे, ना नरेशन का कर पाएंगे, ना सिंथेसिस का कर पाएंगे, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इनकी पहचान करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में आप लोग पहले इसकी पहचान के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अच्छा खासा पहचान बतलाएंगे। और उसी के साथ साथ हम फाइनाइट वर्ब के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के बारे में जब चर्चा कर लेंगे तो आपको जो सेंटेंस है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में अच्छा खासा आपको स्टडी मिल जाएगी। और जो है ऐसा ही वीडियो हम आपको बीच बनाकर भेजते रहेंगे, और उम्मीद रखते हैं आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।